बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं। मैं भी साज उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी प्यारी और खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और आई होप आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, जो हमेशा मैं आपको याद भी करवाती हूँ कि आपने दिन का आगाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करने से, उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए, नमाज़ पढ़ के इतलाते कुरान पाक से दिन का आगाज़ करना है। और साथ जो आपकी फ़ैमिली है जिसके लिए आप इतनी तगदो करते हैं, इतनी एफ़र्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, तो जब आपने अपने काम के लिए रवाना होना होता है तो आप अपनी फ़ैमिली को थोड़ा सा वक्त देकर ज़रूर जाया करें। उनके साथ प्यार के दो बोल बोला करें, बैठ के चाय कॉफ़ी नाश्ता करें और उसके बाद अपने काम के लिए रवाना हो, ताकि पूरा दिन वो भी खुश रहें और आपकी रूटीन जो है वो भी अच्छी गुजरे। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो ओवरऑल हमारा प्रोग्राम है इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, तो हमारे साथ रहिएगा थ्रू द प्रोग्राम। बट टॉपिक बताने से पहले आज की जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको पता है मौसम सर्द हो चुका है, सर्दियाँ जो वो आ चुकी हैं, विंटर को हमने वेलकम कर लिया है। तो जैसे ही सर्दियों की आमद होती है, सर्दियाँ आती है, विंटर आती है, तो बहुत सारी कुछ अपने साथ सौगात लेकर आती हैं। हमारी डाइट बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ मखसूस डिशेस भी होती है जो रवायती डिशेस जिनको कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सरसों के साग की। मुंह में पानी आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा क्योंकि नाज़रीन सर्दियों के जब मौसम आता है और हवाएं जब ठंडी होना शुरू हो जाती है तो खेतों में जो सरसों के जर्द खिले हुए फूल होते हैं, इस बात का डेफिनेटली नगारा बजाते हैं कि भाई अपनी हंडिया तैयार कर लो, सौगात आने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, सरसों के खेतों से उठने वाली खुशबू जो है सांसों को महका देती है। ये सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि ये एक ऐसा लजीज खाना है जो पंजाब की रिवायत है, सकाफत और पहचान भी है। नो डाउट सरसों का साग, जब हम इसकी बात करते हैं तो पंजाब का नाम जो है वो ज़रूर हमारे जहन में आता है। और पंजाब की जब देहात की ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो सरसों का साग जो है वो उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। और सर्दी के मौसम में हर घर के दस्तरखान की नाज़रीन ये जीनत बन जाता है। एक मशहूर कहावत भी आपने सुनी होगी, गंदलां दा साग ते मक्खन मकई दी रोटी। बिल्कुल नाज़रीन, जब आप मक्खन का तड़का लगाते हैं सरसों के साग को और साथ आपके मकई की रोटी होती है तो ऐसे जैसे सोने पे सुहागा। इसकी जो लज्जत है, ग़िज़ाइयत है, इसकी जो गर्म तासीर है, क्या बात है नाज़रीन। और सर्दियों में अगर हम इसकी बात करें इसको खाने की तो आपकी ये क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है, आपके जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। इसमें विटामिन शामिल होते हैं, जो इसमें मिनरल्स हैं वो वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें विटामिन ए, बी, सी जो है वो भी इसकी अफादियत को मज़ीद बढ़ा देता है। इसके अलावा मिनरल्स में यानी कि कैल्शियम की बात करें, आयरन है, फाइबर है और भी मज़ीद चीज़ें जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो नाज़रीन ये अगर हम सरसों के साग की बात करें तो ये सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो यानी कि पूरे मुल्क में लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सर्दियों की जब हम बात करते हैं तो जैसी सर्दी आती है तो मेरी तो ये फेवरेट, ये एक मैं कहूँ तो डिश है। मुझे लिटरली मुझे सर्दियों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो आप लोग भी आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका होगा क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सरसों का साग जो है ये भी आपके घर में कहीं ना कहीं बन चुका होगा, आपके दस्तरखान पे सज चुका होगा। तो आप इवन हम मोस्टली कहते हैं कि किसी की अगर हमने दावत कर ली है तो हमने उसमें मटन, बीफ ये चीज़ें बनानी है, बट आप इससे निकलें ज़रा, अपनी रिवायती डिशेस की जानिब आएँ। सरसों का साग जो कि इस खूबसूरत विंटर मौसम की एक सौगात है, एक रिवायती डिश भी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अपने दस्तरखान की जीनत इसको ज़रूर बनाएं। साथ आप मक्खन का तड़का लगाएं, आप मकई की रोटी जो है वो साथ बनाएं। इवन कुछ लोग साथ में इसके जो बॉयल राइस है वो भी यूज़ करते हैं, वो भी बड़े यमी लगते हैं, टेस्टी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर में, अपने बच्चों को ज़रूर इसका टेस्ट करवाइए, बिकॉज हमारे बच्चे आजकल फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। तो सरसों के साग की नाज़रीन ये खूबसूरत सी स्टोरी थी, एक इंट्रो था सरसों के साग को लेकर, बिकॉज मौसम चेंज हो चुका है तो ज़रा रवायती डिशेज़ की जानिब भी आना चाहिए। तो आई होप आप आज इस सरसों के साग की ये स्टोरी सुन के ज़रूर आप जो है वो एंटरटेन हो चुके होंगे और आपके मुंह में पानी भी आया होगा कि अच्छा जी, आज तो मैविश ने हमारे साथ शेयर की है सरसों के साग की स्टोरी जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आज आप लोगों ने घर में ये डिश ज़रूर तैयार करवानी है या आने वाले दिनों में आपने ज़रूर तैयार करवानी है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद जो टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है आपकी हेल्थ के हवाले से है और आपकी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की अलामात होती है उसकी तशख़ीस के हवाले से आज हम बात करेंगे। बट उससे पहले हमने एक रिपोर्ट की जाने बढ़ना है। आपको पता है कि 14 को डायबिटीज़ का एक आलमी दिन मनाया जाता है, बट 14 को हमारा जो है वो एक इस्लामिक प्रोग्राम चलता है। बट उससे पहले हम आज के दिन की बात करें तो हमारा हेल्थ का ये सेगमेंट होता है, ये प्रोग्राम होता है। सो उसमें हमने इसको ऐड करना ज़रूरी समझा। तो हमारी रिपोर्टर सूफ़ी यूसुफ़ज़ई हमारे साथ है, तो उनसे हम शुगर के हवाले से जानते हैं कि क्या रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। जी सूफ़ी। जी बिल्कुल, मैं भी आपको बताएं कि शुगर एक ऐसी कातिल, खामोश कातिल बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जान लेती है। आपको बताएं कि माहिरीन सेहत ने इस हवाले से खबरदार किया है कि शुगर या ज़ियाबतीस एक खामोश कातिल बीमारी बन चुकी है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अहम अज़ा को मुतासिर करती है। न सिर्फ इस पर अगर बर्बाद काबू ना पाया जाए तो जानलेवा पेचीदगियों का सबब भी बन सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि हर चौथा जो बालिग शख्स है वो शुगर के किसी न किसी दर्जे में मुब्तला है। शुगर क्यों खतरनाक है, इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस जो जिस्म के अंदर इंसुलिन को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में खून के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, जो कि ज़ायद शुगर वक्त के साथ साथ दिल, गुर्दों और साथ ही जो मुख्तलिफ एसाब को नुकसान पहुँचाता है। इसके साथ आपको बताएं कि जो तिबी माहिरीन के मुताबिक शुगर जो है सिर्फ जिस्मानी और जहनी और समाजी ज़िंदगी पर असर नहीं डालती, बल्कि साथ साथ अगर आप मुसलसल परहेज नहीं करेंगे तो इससे आपके जो है दिल का दौरा पड़ने का भी खदशा है। साथ ही साथ गुर्दे भी इससे आपके फेल हो सकते हैं, आपकी बीनाई या तो ख़त्म हो सकती है और या इसमें जो है कमी वाक़ई हो सकती है, और जो ज़ख्म है वो जल्दी नहीं बढ़ता, जिसके बायस जो है उसको काटना भी पड़ सकता है। जो हाथ पाँव या कोई ऐसा है उसको काटा भी जा सकता है। तो ऐसे में इन्होंने माहिरीन ने ये एडवाइजरी जारी की है कि कोशिश ये की जाए कि आप डॉक्टर से मशवरा करें, अपने जो शुगर का बाकायदगी से जो है चेकअप करवाते रहे। साथ ही साथ वक्तन फ़वक्तन इसके साथ जो है आप अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको जो है आसाइशों से निकालें, यानी कि आप रोज़ाना की वर्जिश करें, हल्की फुल्की वॉक करें, एक्सरसाइज करें और जो मीठा मशरूबात और मीठी चीज़ें उससे परहेज़ करें, तो तभी आप शुगर की मौलिक असरात से बच सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अभी ये रिपोर्ट हमारे जो है रिपोर्टर इस्लामाबाद से वो बता रही थी, आपने सुना कि शुगर जो है किस कदर ख़तरनाक बीमारी है। तो एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़ करें, अपने जो बैलेंस डाइट है उसको यकीनी बनाएं ताकि आप इस बीमारी से दूर रहें, आप तंदुरुस्त सेहतमंद रहें। नाज़रीन, आज के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इंसानी जिस्म जो है नाज़रीन ओवरऑल अगर देखें तो कुदरत का ये एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है जो अपने अंदर होने वाले हर तब्दीली का जो इजहार है ना वो मुख्तलिफ अलामात के थ्रू करता है। अब जब हम इन अलामात की बात करते हैं तो ये जिस्म को वो पैगाम देती हैं जो हमें, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ रही है, कोई कमज़ोरी आ रही है, कोई अंदरूनी ख़राबी पैदा हो रही है, तो उससे हमें ये फ़ौरन से आगाह करती हैं। तो अब हमने उस पर फोकस करना है और फिल फोर जाके उसकी तशख़ीस करवानी है, मुआयना करवाना है। अगर आपने इन निशानियों को बर वक्त नहीं समझा तो डेफिनेटली बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है इससे क्रिएट हो सकती है। तो बर वक्त समझना जो है, यानी कि दुरुस्त तशख़ीस जो है वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है। सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन उसके पीछे जो है वो आपकी एहतियात है कि आपने अपनी बॉडी के जो इंडिकेटर्स हैं आपने फ़ौरन से उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और आप डॉक्टर की तरफ चले गए हैं। तो आज हम यही इसी पे बात करेंगे। तो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म की अलामात होती हैं, कैसे हमें पता चले कि हम कब कहाँ किस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और किस तरह से इनकी जो तशख़ीस की जा सकती है और फिर बर वक्त इलाज की जानिब बढ़ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए एज यूजुअल डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज हम जनरली बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ओवरऑल हमारी बॉडी से रेलिवेंट, क्योंकि आज किसी एक बीमारी को हम टारगेट नहीं करेंगे, डिफरेंट डिजीज़ को टारगेट करने वाले हैं। ये जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होती है जो अलामात मुख्तलिफ हमें देखने को मिलती हैं, ये जानना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश, बिल्कुल जानना ज़रूरी होता है। इससे पहले आपने अपनी रिपोर्ट में सरसों का साग, जो कि आपने कहा कि मुंह में पानी आ गया, तो मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका अपने नाजरीन को मैं बताता जाऊं कि इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। ये आप लोग खाएं, आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी। बच्चे ये सब्ज़ नहीं खाते हैं, ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा है। और बांझपन बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली अगर ये साग खाएंगे तो मेल फीमेल दोनों का बांझपन ठीक होगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये कोई इतना महंगा इलाज नहीं है। आप 2-2 लाख रुपए की फीसें देके अपना बांझपन का इलाज कराते हैं। आप साग हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं
तो ये आपका इलाज है। इनफर्टिलिटी जो कि बांझपन बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 जोड़ों की शादी होती है तो 6 के घर में बच्चे नहीं हो रहे, और मोस्टली कहते हैं कजन मैरिज। जी बिल्कुल। तो इसमें ये कि साग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको अपने घर में बहुत अच्छी जगह दें, और ये 3 महीने जो है नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें बहुत अच्छा साग, सरसों का साग जो आता है, आप रिमोट एरिया में चले जाएं तो सरसों के फूल खिले हुए बड़ा खूबसूरत मंजर लगते हैं। तो ये लाजमी अपने घर में ना सिर्फ खुद बल्कि बच्चों को भी जो है वो देसी घी का तड़का शड़का जो भी लगाना है, अदरक और लहसुन के साथ इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ताकतवर दवा के तौर पे आप लोग इसको लें। क्या बात है, टेस्ट का टेस्ट और दवा की दवा। मेडिसिन, आपकी मेडिसिन भी, और कैल्शियम, क्योंकि आजकल हड्डियों में इतना दर्द है कि छोटे बच्चे भी सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक। दूध का भी इस्तेमाल नहीं करते ना, जो दूध पी रहे वो भी प्योर नहीं मिलता, तो डेफिनेटली हड्डियां कमजोर होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर लोगों को मेथी की इफादियत पता चल जाए तो लगेगा कि सोने और चांदी के भाव बिके। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे पहले, 100 साल पहले, 1400 साल पहले हमें बता दिया। तो मेथी को भी घर में जगह दें, पालक को दें। अनीमिक बहुत हैं लोग, इससे खून की कमी पूरी होगी। जितनी सब्ज पत्तों वाली खुराकें सर्दियों में ज्यादा है। पालक की बात करें, मेथी की बात करें, सबकी। अच्छा, हमने अगर सब्जियों की अफादियत पे आ गए ना तो लिटरली ये हमारा प्रोग्राम इसी तो आपने अलामात का बताया, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमें जो है ना साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं तो हमें पता लगना शुरू हो जाता है। हेडिक, सर में दर्द हुआ तो फौरन बीपी की तरफ जो है हमें, और वो भी मुख्तलिफ तरीके का मुख्तलिफ मिग्रेन हो जाता है, आधे सर का दर्द है, ठीक है, तो उसमें थ्रॉबिंग पेन है, बहुत सारे दर्द हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। अगर कोई साइन एंड सिम्टम आपको आ जाता है तो अल्लाह ताला ने ये हमें बताना होता है कि ये आपकी अलामात है, फौरी तौर पे आप इसका सद्देबाब कर लें। नज़रअंदाज ना करें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपको पता है कि मिग्रेन का कभी कभी जो है वो शॉर्ट हर हफ्ते होता है, कभी दूसरे तीसरे दिन होता है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैंने फेस की हुई है। ये कहते हैं 3 दिन, फिर 1 हफ्ता, ये 15 दिन तक मेरा चला गया था, और लिटरली मैं ऐसे जैसे पागल हो जाऊँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो इसकी अभी तक दुनिया में देखें रिसर्च हो रही, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, पर मिग्रेन का इलाज नहीं, बस वो कहते हैं परहेज करें, एहतियात करें, लाइफस्टाइल पेन किलर खाते रहते हैं लोग, तो इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अल्लाह ताला ने देखें ये दिमाग का जो हिस्सा है इसमें कितनी अभी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अभी सॉर्ट आउट साइंस ने करनी, साइंस अभी तक नहीं पहुंच सकी। तो जो भी साइन एंड सिम्टम हमें आते हैं ये इसीलिए होते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कराएं, मगर हम इसके आदी नहीं हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। जो भी, अगर रात को कान में दर्द हुआ, ठीक है होने दें, मतलब वो तेल सरसों का डाल लिया या कोई ऐसा टोटका कर लिया, ठीक है। अब ये नहीं आपको पता होता है कि ओटाइटिस मीडिया हो गया है, अंदरूनी कान की सोजिश है, उसमें तो ऐसे होता है लाइक अ शूटिंग पेन, जैसे गन से कोई आपको फायर कर। तो ऐसी दर्द में आप खुदारा तेल ना डालें, लहसुन को बीच में साड़ के तेल डालना शुरू हो जाते, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो कान में शोर या वो सीटियां बजने की आवाज़ आना, ये क्या होता है? जी, इसमें बाज़ दफ़ा तो गम इसमें जो है वो मुब्तला होता है। अच्छा। आपके पीछे गरीफ है, गम है, ठीक है। और फिर ये है कि जब आप नहाते हैं, नहाते वक्त पानी शैम्पू जो करते हैं वो सारी मैल अंदर जाके ना मोम बन जाती है। फिर हमें कोई भी चीज़ हाथ में होती है हम चाबी मारते हैं, ठीक है। कोई भी टूथपिक है वो भी मार दिया, ठीक है। तो उसमें कई दफ़ा कानों में सुराख हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। जो कान आपको अल्लाह ताला ने, ये इंडिकेटर हैं आपके, ठीक है, राइट और लेफ्ट, इसको ख़राब ना होने दें। जो लोग भी नहाएं घर में जो है वो सरसों का तेल रुई में डिप करके बाथरूम में रखें। जब आपने नहाना है थोड़ा सा उसको लेके कानों में रखें, नहाने के बाद उसको निकाल दें। अच्छा। ताकि वो वैक्स आपके ना बने, वैक्स से भी शोर शराबा होता है और डेफनेस शुरू हो जाती है। फिर जितना आपका मोबाइल का सुनना है, फिर हैंड फ्री आपने जो लगाई, ये माइक्रोवेव ओवन से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो आपके कान के अंदर जो है कुछ अरसे बाद आपको डेफ की तरफ। ये जो हम IF भी यूज करते हैं इसका भी तो खतरा ये थोड़ी सी है ना, थोड़ा टाइम, मतलब ज़्यादा, मैं तो डेली 2 घंटे लगाते हैं लोग जो है 3-3 4-4 घंटे फिल्म ड्रामा इस तरह देखते हैं बच्चे। वो गलत है, वो बहुत ही इंतहाई खतरनाक है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो मना करें, क्योंकि ये जो है वो बताया जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन की जो शवाएं हमें खाने में मिलती हैं उससे डबल ट्रिपल ये हमारे कान को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। और कान का सारा दिमाग के साथ आपका सिस्टम जो है वो चल रहा है, ENT कहा जाता है कि सारा एयर नोज थ्रोट जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो इसमें वैक्स ना बनने दें। अब ये होता है कि जब वैक्स बनती है तो फिर आपका कान जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, आपको सुनाई नहीं दिया जाता, तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर टिनाइटिस एक बीमारी है जिसमें कि सीटियाँ, घंटियाँ बजती हैं। दिल में घंटी बजे लेकिन आपके कानों में अब घंटियाँ बजेंगी। तो उसमें ये है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। फिर ये कि जब वैक्स आ जाती है कानों में, फिर आपको चक्कर आते हैं।
क्योंकि बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कितने लोग होंगे जो देखें ना, ये कान भी तो हमारा कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है और डायरेक्ट दिमाग से जुड़ा हुआ है, और हम में से कितने लोग हैं जो इसको जाके प्रॉपर यानी कि जो कान के डॉक्टर है या ENT जिसको हम कहते हैं, जाके चेक करवाते होंगे कोई वैक्स तो नहीं जमी हुई, कान मेरे साफ है, बिल्कुल साफ सफाई का होता है। इंसान है, बाज़ दफ़ा आपको थोड़ी नज़र आ रहा होता है, हो जाती चीज़ें, लेकिन हम इसको कितना लाइट मगर ये है कि लाइट नहीं लेना चाहिए और बार बार कानों को वॉश भी नहीं कराना चाहिए। मैंने देखा है बाज़ लोग ना हर दूसरे तीसरे महीने कान वॉश करा रहे, उसमें वो पानी की पिचकारी मार मार के आपका एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो सकता है। ओके, इतना सा जैसे कह सकते हैं कि चिड़िया का आंसू या कौवे का आंसू, बिल्कुल बारीक सा, ऐसा एक लिक्विड है हमारे कान के अंदर ना, बिल्कुल अगर वो बैलेंस उसका ख़राब होगा तो हमें बहुत ज़्यादा चक्कर जो है वो आते हैं, वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है। देखें कान किधर, वॉमिटिंग, नौजिया किधर और वर्टिगो किधर, चक्कर किधर आते हैं। तो इसलिए कान की हिफाजत जो है वो ज़रूर करें। अमूमन लड़ाई के दौरान मुक्का इधर ही मार देते पंच, तो वो भी उससे भी बच, लड़ाई से तो वैसे ही बचना चाहिए, फिर ये जो आप मुक्के मारते से तो बिल्कुल अवॉइड करें। अच्छा, आपने ना नोजिया की बात की, एक तो चलो ये कान के साथ हमारा, आपने कहा ना कि कान के अगर कोई इशू होता है तो आपको नोजिया, चक्कर, ये चीज़ें आ जाती है। नॉर्मली भी हम सुनते हैं कि लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद उन्हें नोजिया या वॉमिट इस तरह का फील होना, या जब सुबह उठते हैं तब उनको नोजिया फील होने लग जाता है, या बार बार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इवन जब नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, उठते हैं तो एकदम से उनको चक्कर आ जाते हैं। तो इसको हम किस चीज़ के साथ इसमें बेसिकली देखें, खाने के टाइमिंग हमारे कुछ भी नहीं रहे। हमें तो ये है कि सनसेट के बाद जो है वो ज़्यादातर चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मगर हम तो रात लेट नाइट खाते हैं तो उससे भी हमें टाइम ही कोई नहीं है। जी, मंचिंग जब आप करते रहते हैं तो सुबह आपको नौजिया शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर भी आपको नौजिया, स्टमक डिस्टर्ब होगा तो भी। फिर ये भी एक है कि जिसको बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है वो अपने किडनी का टेस्ट करवाए। अच्छा, उसके किडनी रुक नहीं रहा, हाँ, यूरिया क्रेटिनिन उसको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि रीनल फंक्शन टेस्ट है, RFT एक टेस्ट है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है क्योंकि ब्रेक भी बड़ी ज़रूरी है, तो हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो अलामात है ये ज़्यादा हमें आजकल सुनने को मिल रहे हैं, तो इस पर इन डिटेल बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें, आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर आपको मिलते हैं, ये कौन सी बीमारियों के अलामात हो सकती हैं और इसकी तशख़ीस जो है वो कितनी ज़रूरी, इसी पे बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि एक तो आपने नोजिया की बात की जिसको आपने कानों के साथ रिलेट किया कि अगर हमारे कान में कोई इशू है तो उस वजह से हो सकता है, बट नॉर्मली भी हमें ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि सुबह उठते हैं नोजिया होता है, खाने के बाद होता है, या कहीं ना कहीं वक्तन फ़वक्तन हमें ये चीज़ चक्कर और कमज़ोरी महसूस होती रहती है, तो इस पर आप बता रहे थे हमें। जी बिल्कुल, एक तो कानों में अगर आपके टॉन्सिल्स हैं तो वो भी फिर आपके कानों में दर्द जाएगी। ठीक है, जिसको ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है उसको भी कानों का प्रॉब्लम रहेगा। वो कहते हैं केरा गिर रहा है, पोस्ट नेजल ड्रेपिंग जो है गले में गिर रही होती है, तो फिर उसको भी कानों का मसला होगा। टॉन्सिल्स को भी आपने इग्नोर नहीं करना। अगर अर्लियर चाइल्डहुड में आपके बच्चे को टॉन्सिल्स का मसला है तो बार बार उसको एंटीबायोटिक ना दें। अच्छा। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए ताकि वो बेहतर हो सके, क्योंकि टॉन्सिल्स जब करप्ट हो जाते हैं, ये हमारे जिस्म के चौकीदार हैं। ठीक है, वहीं वो करप्ट हो गए तो फिर हमारा पूरी बॉडी जो है वो बीमार हो जाती है। बार बार बुखार बच्चे को होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, जिसकी वजह से उसके कानों में भी दर्द होता है। तो ये देखना है। फिर नौजिया को आपने इजी नहीं लेना। नौजिया अगर हो रहा है तो फिर आप RFT रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाएं। खुदा ना खास्ता आपका यूरिया क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है कि जिन लोगों के किडनी डायलिसिस हो रहे होते हैं उनका भी नौजिया नहीं रुकता। अच्छा, हमें तो अगर ज़्यादा हो रहा तो मोटिलियम वगैरह खा लेते हैं, बार-बार मोटिलियम खाते रहते हैं, अच्छा ठीक हो जाएगा। नहीं, उसका यही है कि टेस्ट की हमें आदत नहीं। अक्सर हम बात करते हैं कि साल में 1 से 2 मरतबा ज़रूर ऐसा बजट हो कि आप टेस्ट करवा लें। अगर नौजिया बार बार हो रहा है और आपके किडनी डायलिसिस भी हो रहे हैं तो फिर और ख़तरनाक है कि यूरिया क्रेटिनिन जो है कंट्रोल में बात कट करिए। आपने कहा ना कि हम साल में हमें अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए। मेरे माइंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि अभी ये 11/11 की सेल लगी हुई है। हम इतने हज़ारों लाखों जाके वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी आज है ना 11। यस एग्जैक्टली, तभी मैंने कहा ना 11/11 की सेल पे हमने बड़े खर्च करने हैं, क्योंकि मैं उसके पोस्टर वगैरह देख रही हूँ जो उसकी चल रही है, वो कैंपेन उन्होंने मार्केटिंग चलाई हुई है, बट अपने लिए हम अपनी बॉडी के लिए टेस्टों के लिए 20, 25, 30 हज़ार हमने खर्च कोई नहीं करना। नहीं, अब तो ऐसा है कि कुछ अच्छे लैब्स हैं जिन्होंने एक पैकेज आपको 7-8 हज़ार, वो भी 11/11 का पैकेज, वही 7-8 हज़ार का पैकेज दे दिया है ताकि आप सारे उसमें जो प्रॉपर टेस्ट हैं 8 से 10 वो अपने करवा के कम से कम पता लगे कि आपके बॉडी का रिएक्शन आपके साथ कैसे चल रहा है, कुछ तो आपको पता चले। तो ज़रूर अपना एक मरतबा जो है वो टेस्ट होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों में लाली या धुंधलाहट की अगर हम बात करें तो ये किस मसले
मसले के निशान? देखिए इसमें मुख्तलिफ हो सकता है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसकी भी आंखों में मसला हो सकता है, जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उसको भी लाली आ सकती है, ठीक है जी। और गुस्से में भी लाली आ जाती है, आंखें लाल पीली हो जाती है, खून उतर है मेरी आंखों में। तो जिनको ब्लड प्रेशर है या शुगर का प्रॉब्लम है उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और 14 को जैसे आपने बताया कि आलमी दिन है डायबिटीज़ का, इसमें अंधेपन का भी चांस होता है। अनकंट्रोल शुगर जो है वो आपकी नज़र ले जाती है, और वो फिर ऐसी नज़र होती है जो वापस बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत चांसेस कम होते हैं उसके। अनकंट्रोल शुगर जो है वो अंदर से आपको खोखला करती है, आपके दिल, गुर्दे और आंखें जो है वो तबाह बर्बाद कर देती है। कहा जाता है जिसको शुगर हो जाए उससे और कोई बीमारी ना हो तो पूरा जिस्म उसका तबाह हो जाता है। तमाम बीमारियों की ये माँ है ये। अभी 4.5 करोड़ अगर पेशेंट है पाकिस्तान में, जैसे आपकी रिपोर्ट में बता रहे थे कि हर चौथे बंदे को शुगर है हर घर में जी। 2030 तक ये डबल हो जाएगा। 9 से 10 करोड़ आबादी, जो 25 करोड़ आबादी में से 10 करोड़ लोगों को शुगर होगी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होती जाएगी, क्योंकि आपके इनहेरिटेड जब ये चीज़ें चलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कजन्स मैरिज को रिजेक्ट करें, ताकि जो फोर फादर से बीमारियां आ रही हैं वो आपके बच्चों में ना शिफ्ट ना हो। ठीक हो गया। सीने के दर्द की बात करते हैं तो जो सीने का दर्द है वो हमेशा दिल की बीमारी की अलामत होता है या डिफरेंट कॉजेज? जी, उसमें मैं भी आपके जिन लोगों को गैसेस प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड लोग रहते हैं, कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं, मदर डिजीज़ कहा जाता है कब्ज़ को, तो उन लोगों को भी चेस्ट की तरफ आती है, गैस पड़ती है ना। तो हर दर्द जो है वो दिल का सीने का दर्द जो वो दिल का दर्द नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आपको गैसेस प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें मैदे का मुंह बंद हो जाता है, इसको गैस्ट्राइटिस अल्सर कहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो अल्सर्स होते हैं, बाज़ आपके ब्लीड भी कर जाते हैं अल्सर, ड्यूडेनम का अल्सर है, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में आपके मैदे का मुंह बंद हो जाता है, तो उसमें आपको दर्द होती है। बाज़ लोगों को खाना खाने के बाद दर्द होती है, बाज़ लोगों को खाना खा के दर्द होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 7 अरब रुपए के आपने मैदे के कैप्सूल खाए हैं 24 में, वो आप ना करें। सिंपल सी बात बता देते हैं कि 1 गिलास तेज़ पानी ले लें, गर्म करके नीचे उतार लेना है आपने, 3 चम्मच सौंफ उसमें डाल दें, 10 पत्ते पुदीने के डाल दें, इसको ढाँप दें, 3 से 5 मिनट इसको ढाँप के रखें, फिर इसको स्टेन कर लें जिस तरह चाय आप छेड़। तो इसको सौंफ को आपने फेंक देना है। वो पानी और पुदीने की पत्तियां सुबह शाम अगर आप एक एक थेरेपी कर लेते हैं तो आपको किसी मैदे के चीनी होगी। फिर नज़र की कमज़ोरी बहुत आम है, तो इस पानी से आपकी नज़र की कमज़ोरी भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये नेचुरल आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, मगर इसको पका के ना पिए। ठीक है, पकाना इसको बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि ये हाथों या ये पैरों में जो झुंझुनाहट टाइप की होती है, कहते हैं सो जाना, उसमें कीड़ियाँ चूंटियाँ चल रही हैं और कुछ ना कुछ जैसे सुइयाँ लग रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। खासकर हमारी जो माएँ हैं ना, वो इसकी कंप्लेन करती है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। तो ये किस चीज़ का एक तो ये अलामत होती है, मैं भी जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं ना, जैसे मतलब ये कि जहाज़ में आप जा रहे हैं, 18-20 घंटे की आपकी फ़्लाइट है अमेरिका कनाडा की, ठीक है, या ट्रेन में बैठे होते हैं, तो वो जो आप कीड़ियाँ कह रही हैं, वो ऊपर से नीचे वाले धड़ का कनेक्शन आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। बैठे होते हैं ना आप, तो थोड़ी देर के बाद एक चक्कर लगा लिया करें। जो हमारे लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पाँव में सुइयाँ या नमनेस आती है, सुन होता है, तो ये दिल से आपका पाँव दूर है, वहाँ खून की नालियाँ जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, खून वहाँ नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से ये साइनस सिम्टम आता है। ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट को जो है ये नमनेस बहुत ज़्यादा होती है, रात को टिंगलिंग होती है, सुइयाँ चुभती हैं, वो सो नहीं सकते हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है कि वो अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखेंगे, कि ज़रा सा भी ज़ख्म होगा तो वो ठीक होने में बहुत देर लगती है और फिर गैंग्रीन बन जाती है, जिससे कि पाँव या टांगें खुदा ना खास्ता काटनी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे मुल्क में हो रहा है। इसको आपने देखना है कि अगर सुन हो रहा है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुरू होगी आपको, और वो सुइयाँ चुभ रही हैं, नमनेस आ रही है, तो फिर आपकी अनकंट्रोल शुगर है या फिर आपका खून वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। तो देखें कि आपका हीमोग्लोबिन अगर अच्छा है तो फिर ये है कि आपने वॉक और एक्सरसाइज जो है आधा घंटा आप करते हैं तो ये जो टिंगलिंग होती है, ये सुइयाँ चुभनी या नमनेस, ये बेहतर हो। ठीक हो गया। नींद की कमी या थकावट की बात करें तो जिस्म में ये किस खराबी को जाहिर करता है? देखिए उसमें ये है कि माइंड में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं
और रात को जब हम मोबाइल का ही नहीं पीछा छोड़ेंगे तो हमें नींद कैसे आएगी, ठीक है। वो आपका माइंड तो यही सोच रहा होता है कि अभी दिन चढ़ा हुआ है, उसकी ब्लू लाइट जो है वो आपको यही इंडिकेशन हो रहा है कि वो सोना चाह रहा है, मगर आपने वो अंधेरे में उसको जलाया हुआ है तो वो तो समझ रहा है दिन है, तो इसलिए वो सोना नहीं चाहता ना, ठीक है। फिर किसी को गम होता है, किसी ने डॉक्टर साहब आजकल तो बड़ी गम है, आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है ना उसको तो खामखा के गम लगे हुए। ऐसे ही है, तो वो फिर ये है कि सुबह जो है किसी ने जल्दी जाना है, कोई एग्जाम का फियर है, तो ये भी नींद उड़ा देता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के फियर्स, क्लास्ट्रोफोबियाज जो हैं वो आपको नींद उड़ा देते हैं, तो इसको भी आपने देखना है कि क्या चीज़ आपके इनर में जो है वो चल रही है जो आपको नींद नहीं आने दे रही। और लोग जो है प्रॉपर नींद की गोलियां अर्लियर डेज में शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अभी लास्ट वीक हम प्रोग्राम से ज़िंदगी कर रहे थे सच टीवी का, तो उसमें माहिर नफ्सियात आई थी हमारे साथ। अच्छा। तो वो यंगस्टर्स में बता रही थी कि सुसाइड बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो गया। जो आपने ये कहा कि प्यार सबको होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस वे में हो रहा है, सबको हो रहा है और बार हो रहा है, काफी लोगों से इकट्ठा हो जाता है, तो ये भी ओवरलोड आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ ले जाता है, वो बड़ी टेंशन बनती है। तो चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बच्चों पे ज़रूर रखें, खासतौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं, इसको जो है वो ज़रूर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए, ख़वातीन में जो हार्मोनल तब्दीलियाँ हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो मुझे बताइए कि इन तब्दीलियों को हम कैसे पहचानें और ये किस बात की अलामत होती है? देखिए, इसमें जैसे प्यूबर्टी एज शुरू होती है, फर्स्ट मेनार्की जब बच्ची की शुरू होती है, तो उसी टाइम जो है वो मैं समझता हूँ घर में बड़ी बहन है या माँ है, वो बच्ची को थोड़ा सा एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो स्कूल प्राइमरी या मैट्रिक तक के बच्चियों के स्कूल हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स का जाना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी लेवल पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको ये चीज़ें बता देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल फर्स्ट मेनार्की जो है वो 9 साल में भी हो रही है। वैसे तो 12 से 13 साल इसकी एज होती है, मगर आजकल प्यूबर्टी जल्दी हो गई, उसकी वजह से ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, अवेयरनेस बहुत आ रही है ना, इस वजह से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें ये है कि अगर बच्चों को हम अर्लियर एज में ही थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं अवेयर करेंगे, तो उसमें हार्मोन्स की चेंजेस आती है, तो बच्चियां डर जाती हैं अमूमन ना। तो ये माँ का और बड़ी बहन का है कि घर में थोड़ी सी जो है वो बच्चों को एजुकेट करें। स्कूल में कोई डॉक्टर चला जाए हर महीने, छोटा सा लेक्चर डिलीवर कर दे, ताकि बच्चों को हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताया जाए कि आपको ये हो सकता है। तो जब चीज़ें आपको पहले से पता होती फिर आप डरते नहीं हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आपको घर से मिलता है, तो कॉन्फिडेंस क्या मिलना है, वो जूती लेके ऊपर जोर से मारी जाती है, तो कॉन्फिडेंस बच्चों का शेक कॉन्फिडेंस है। तो ज़रूर घर में जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो ज़रूर छोटी बहनों को गाइड करें। स्कूल में जो है वो गाइड होना चाहिए। टीचर्स कम से कम देखें, टीचर बड़ी सिलेबस से हटके थोड़ा सा ये जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही हैं चीजें, उनके बारे में भी टीचर माशाल्लाह आपकी माँ के बराबर कहा जाता है उस्ताजा को, तो ये भी थोड़ा सा बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर नहीं हायर कर सकते तो डॉक्टर बुलाए ही ना। अच्छा, कुछ तो हमारे मतलब वो कॉन्फिडेंस की आपने बात की ना, हमारी बच्चियों में या माओ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो जाके गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये है कि आप देखें कि मैविश पीरियड्स के प्रॉब्लम है, पीसीओएस बहुत आम है, ठीक है। यूट्रस में फिब्रॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। आम पानी की थैलियाँ जो हैं वो कुछ अरसे बाद खुद भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, माएँ एक डॉक्टर छोड़ दूसरा तीसरा लेके फिर रही होती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने अपनी बच्चियों, अनमैरिड बच्चियों में भी पीसीओएस का बहुत मसला है, तो शेवर चिकन को घर ना लेके आए, वो तो कॉमन हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपने बचना है, हार्मोन डिसबैलेंस ना हो, मुंह पे, चेहरे पे, चेस्ट पे बाल ना आए, तो शेवर ना खाएं, ठीक है जी। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज उसकी फीड में दी जाती है जो कि आपके हार्मोन्स को जो है, उसको भी हार्मोन दे के 40 दिन में 1.5 किलो 2 किलो पका है, तो जब आप वो खाएंगे तो आपके अंदर भी चेंजेस आएंगी। तो कोशिश कर लें कि देसी चिकन चाहे 10-15 दिन बाद खा लें, असली देसी, तो वो बेहतर है। तो जब हार्मोनल चेंजेस, ये इस जो हमारी प्रोडक्ट है ना शेवर, जिसमें फास्ट फूड इसके बगैर बन ही नहीं रहा, तो बच्चे तो वो इसी के लवर है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, और ब्रेक भी नाज़रीन बड़ी ज़रूरी होती है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। कुछ चाय पानी अगर आपने जाके पीना है तो पी कर आए। हम ब्रेक लेकर आते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब से करेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिसपे हम बात करें आपकी हेल्थ के हवाले से, जो आपकी बॉडी डिफरेंट इंडिकेट आपको करती है, जो अलामत आपको जाहिर होती हैं आपकी बॉडी को ले, बॉडी के अंदर, उसमें किन बीमारियों की तरफ उसकी निशानदेही होती है, तशख़ीस कितनी ज़रूरी है और बर वक्त इलाज उसका कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, इसी पर बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, कुछ लोगों को
इवन तंदुरुस्त वो अपने आप को महसूस करते हैं। यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बुज़ुर्गों का तो वो कहते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनके तो डिफरेंट टेस्ट होते रहते हैं। बट अगर मैं तंदुरुस्त और नौजवानों की बात करूं तो बाज़ दफ़ा बार बार उनको मीठा खाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, क्रेविंग हो रही होती है, बाज़ दफ़ा अर्ली मॉर्निंग या इवन लेट नाइट क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ हल्का फुल्का मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो ये किस बात की अलामत समझना जी? शुगर लेवल डाउन होता है उसकी वजह से, क्योंकि हाई की तो हम बहुत बात करते हैं, शुगर लेवल डाउन होना उससे भी खतरनाक है। अगर इतना डाउन हो गया तो आपको 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे और आपको ऑक्सीजन वहाँ दिमाग को नहीं पहुँचेगी, आपकी डेथ हो सकती है। तो हमेशा दोनों चीज़ों को बैलेंस किया करें कि लो को भी देखें। अगर आप कंपनी शुरू हो जाती है अमूमन जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, किसी ने इंसुलिन ज़्यादा लगा ली और वक्त पे खाना नहीं खाया तो वो कांपना शुरू हो जाता है। तो उसको बहुत जल्दी मद्देनज़र रख के 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी डाल दें, शहद डाल दें, फौरी तौर पे मीठा खाएं ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन। डॉक्टर साहब यहाँ मुझे ना मेरा एक्सपीरियंस याद आ गया, तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। कुछ साल, कोई 8-10 साल पहले की बात है, इसी तरह शायद शुगर लेवल डाउन हुआ था तो मुझे चक्कर आया, मैं गिर गई। अब मैं चूँकि लकीली मैं हॉस्पिटल में थी, अच्छा, तो मैं हॉस्पिटल में थी। अब चूँकि उन्होंने मुझे तो ऐसे होश नहीं थी, तो वो ड्रिप लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ग्लूकोज और कुछ जाए। तो मेरी वेन यानी कि वो चल ही नहीं रही थी, ड्रिप जहाँ लगाते थे वो ड्रिप चलती नहीं थी। तो मुझे जब होश आई तो 8-10 जगह पे तो मुझे उन्होंने जो है ना वो सिरिंजें लगाई हुई थी, लेकिन वो ड्रिप नहीं चलती थी। सही। तो फिर जैसे तैसे करके मुझे वो होश आया, तो मुझे फिर उन्होंने हल्का सा वो यानी कि केक वगैरह या जूस पिलाया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हुई, तो फिर जाके ड्रिप चली थी। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें ये होता है कि खून की कमी की वजह से भी ना प्रॉब्लम आ जाता है कि आपकी नर्व्स जो है वो नहीं मिल रही होती, वो वीक हो जाती हैं। अगर मिलती थी ना, लगाते थे, तो वो ड्रिप चलती नहीं, वो ड्रिप नहीं चलती थी आगे, वो इतनी नैरो हो चुकी थी कि वो आगे की तरफ जो है वो जा ही नहीं रहा था। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है एनीमिक भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे हामला ख़वातीन का 10 से नीचे अमूमन मैं देखता हूँ कि हीमोग्लोबिन, हालांकि ये 12 से ऊपर होना चाहिए। तो ये ज़रूर चेक करवाते रहें कि ब्लड CP एक छोटा सा टेस्ट है जो कि 500-600 हज़ार रुपये का टेस्ट है। तो इसमें आप देखें कि आपके बच्चों का हीमोग्लोबिन जो है 12 से ऊपर है या उससे नीचे है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेस पे आप इसको चेक करें कि ये कम है या ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको जो है वो थकावट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर जो है वो चल रहा है तो फिर भी आपकी खून की नालियाँ जो है वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर अगर आपको ज़्यादा रहता है तो आपका हार्ट भी इनलार्ज हो जाता है। तो दिल को जो है वो बड़े हार्ट के साथ फिर पंपिंग करनी पड़ती है, वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा होता। तो ब्लड प्रेशर को भी लोग इग्नोर करते हैं, 2-4 दिन डर के मारे गोली खा लेंगे, फिर खाते ही नहीं है। हालांकि साइलेंट किलर इसीलिए शुगर और ब्लड प्रेशर को कहा गया, ये अंदर से आपको खा जाता है। इसलिए इसके अगर मेडिसिन लग गई तो वो ये खानी है आपने, खानी है। रोटी कम खाएं, दवाई खाते हैं ज्यादा, फिर रोटी की तरह आपने दवाइयाँ भी साथ डेली खानी है। नमक का जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, बल्कि आपने भी सुना होगा, हमारे घरों में अमूमन ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि नमक बहुत कम किया हुआ तुम लोगों ने, थोड़ा नमक तेज़ करो। तो ये ज़्यादा नमक हमारी सेहत के लिए खतरनाक है? देखिए, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर आजकल हाई ज़्यादा है। मगर ये कि आयोडीन मिला नमक सिर्फ उन लोगों को खाना चाहिए जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वही नमक सारे बच्चे भी खा रहे होते हैं, बड़े भी खा रहे हैं, वो नहीं आप करें। आम पिंक सॉल्ट जो सस्ता है, हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नमक खेबड़ा में दिया हुआ है, और दूसरे मुल्कों में ये डॉलर्स में जो है वो किलो के हिसाब से मिलता है, कोई $20 पर केजी। तो यहाँ जो आम नमक है वो आप लोग इस्तेमाल करें। अगर आपका BP लो रहता है तो उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो काला नमक आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। सही। अच्छा, ये मोस्टली हम देखते हैं ये ब्लड थिक हो जाता है, तो खून को पतला करने के लिए क्या किया जाए, और ये ब्लड थिक क्यों होता है? देखें, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का ज़्यादा होगा उनको भी बाज़ दफ़ा चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं, और बाज़ लोग जो है वो गोश्त की रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो गोश्त ही खाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो खून जो है वो थिक हो जाता है। फिर खुदा न खासा हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं, क्लॉट बन जाता है जिस्म में। तो खून पतला करने वाली जो है वो ग़िज़ाओं में सबसे अच्छी आपके घर में जो है वो दारचीनी और अदरक है। दारचीनी और अदरक का अगर आप कहवा सुबह शाम पीना शुरू करते हैं तो ये भी आपके ब्लड थिनर के तौर पे आपको काम करती है, क्योंकि
अल्लाह ताला की तरफ से इसमें अदरक में जो है वो स्टीरॉइड है और आपके अंदर जो सोजिश होती है उसको भी ये ख़त्म करता है। और लौंग भी सर्दियों में आप लोग यूज़ करें, 1 से 2 लौंग रात को सोते वक्त खाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी। बेसिकली तो नज़ला ज़ुकाम खांसी इम्यूनिटी कम होने की वजह से फ़ौरी तौर पर लग जाता है। और ड्राई वेदर में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि बारिश अगर हो जाए तो ये बुखार फ्लू सीजनल चल रहा है, ये सारा का सारा ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब पैगाम क्या देंगे आखिर में हमारे नाज़रीन को कि अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि हर किस्म की बीमारी से खुद को महफूज रख सके? पैगाम किस तरह? पैगाम 14 नवंबर के हवाले से मैं दे देता हूँ। डायबिटीज़ डे भी आएगा, उस दिन हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, तो उसमें यह है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके ख़ानदान में पहले से शुगर चल रही है तो कोशिश करें कि आधा पौना घंटा वॉक रखें और रोटी और चावल कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, आप 2 प्लेट सालन खा लें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन डेफिनेटली आखिर में यही हमने समझा और समझना ज़रूरी भी था कि हमारे जिस्म जो है वो खामोशी से बहुत कुछ हमें बताता है। ये जो जिन अलामात की हम बात करें जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली में इन अलामात को अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो इट मीन आपने बीमारियों को जगह दे दिया, आपने उनको वेलकम कर दिया। लेकिन अगर आपने इन अलामात को नज़रअंदाज नहीं किया, आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, आप डॉक्टर की तरफ चले गए, आपने बर वक्त इलाज करा लिया, तो इट मीन आपने अपने आप को बचा लिया, आपने अपनी ज़िंदगी को जो है वो महफूज कर लिया। तो नाज़रीन सेहतमंद जो रहना है उसकी यही निशानी है कि आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं। आपकी बॉडी में ज़रा सी कोई इंडिकेट होते हैं, कुछ अलामात, कुछ चेंजिंग्स आती है तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होती है और आप डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो याद रखिए नाज़रीन, एहतियात, आगाही और बर वक्त तशख़ीस जो है यही अच्छी सेहत की अलामत है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कुछ टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन टॉपिक बताने से पहले आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम शेयर कर लेते हैं। और ये आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों के साथ ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। नाज़रीन हम स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं, डेफ़िनेटली ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो नाज़रीन नई तहकीक सामने आई है, उसमें बताया गया है कि 13 साल से अगर कम बच्चे यानी कि जो उसकी उम्र है उसमें अगर आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल बच्चों को करवाते हैं तो वो ज़हनी उनकी जो सेहत है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो नाज़रीन ये आलमी तहकीक जो इसमें ये इंकशाफ हुआ है कि अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया, 13 साल से कम उम्र के बच्चों का फ़ोन का इस्तेमाल अगर आपने नहीं कम किया या कंट्रोल नहीं किया या ख़त्म नहीं किया, तो ये ज़हनी सेहत के जो मसाइल हैं ये शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि ख़तरा बढ़ सकता है। तो तहकीक के मुताबिक इब्तदाई उम्र में फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों में ख़ुदकुशी के जो ख़यालात, डिप्रेशन वगैरह है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना या ख़ुद एतमादी में कमी जैसे रुझानात जो हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं। तो इन चीज़ों पे एज सोन एज़ पॉसिबल हमें कंट्रोल करना होगा अगर हमने हमारे बच्चों की सेहत को यकीनी बनाना है। नाज़रीन ये आज की पहली हमारी स्टोरी थी जो भी हमने आपके साथ शेयर की। अब आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अब दूसरी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां हम बात करते हैं कि हमें फ़ोन से इज्तनाब करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो है स्वीडन की बात करें तो उसमें तालीम और स्मार्टफ़ोन का जो इस्तेमाल है इस पे बात हो रही है। नाज़रीन कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो नो डाउट ये एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो वहाँ पे आपको स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ता है। तो स्वीडन में तालीम का जो जदीद निज़ाम है नाज़रीन वो टेक्नोलॉजी पर मबनी है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक और चीज़ जो है वो सामने आई है कि हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बच्चों की तालीम और तवज्जो पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। यहाँ पे भी अब ये चीज़ देखने को मिल गई है। स्कूलों में ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे क्लास के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहे। और स्वीडन की हुकूमत ने हाल ही में स्कूल में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। बहुत अरसा कबल ये इस्लामाबाद के अंदर भी स्कूलों पे ये पाबंदी आयद की गई थी जब मैं स्कूल जाती थी, बल्कि कॉलेज जाते जब हमने जाना शुरू किया था तब भी हमें मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था। लेकिन अब मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो जी अभी जो स्वीडन की ये रिपोर्ट आई है ये इस बात की निशानदही करती है कि हमें अवॉइड करना चाहिए फ़ोन से। और माहिरीन का भी नाज़रीन कहना है, जैसे मैंने भी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, कि अगर आप
13 साल से कम उम्र के बच्चे को फ़ोन देते, जो पहली हमारी स्टोरी थी, तो वो बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक है। लेकिन चूँकि ओवरऑल अगर हम तहकीक की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो वो यही बताती है कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खा वो आप अपने काम के हवाले से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खा खुद को एंटरटेन करने के लिए, खा आपने उसे तालीम के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम जो इस्तेमाल है वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए वेरी वेरी डेंजरस। तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। बट अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं? जब हम समझेंगे कि ये जो डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, ये हमारी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये हमारे लिए कुछ नहीं है सिवाय ख़तरे के, मसाइल पैदा करने के, मुश्किलात बढ़ाने के। ये हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, अगर आपने अपने तालीम को बढ़ाना है, आपने अपने करियर पे फोकस करना है, आप अपने हेल्थ को वैल्यू करते हैं, तो आपको फिर ये फ़ोन, टेक्नोलॉजी, इन तमाम तर चीज़ों पे थोड़ी सी आपको पाबंदी ज़रूर लगानी होगी। ख़ासकर अगर मैं पेरेंट्स से मुखातिब होकर ये बात करूँ, तो आप अपने बच्चों से अगर मोहब्बत करते हैं, उनकी सेहत को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो आपने ये सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। हम देखते हैं कि जो माएँ हैं वो बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं, टीवी लगा देती हैं जब बच्चा खाना खा रहा होता है, या जो आप वो खुद काम कर रही होती है या उनकी फ्रेंड्स आ रही होती हैं, तो बच्चे उनको तंग ना करें, उनके हाथ में स्मार्टफोन जो है वो थमा दिए जाते हैं। तो खुदारा अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं तो इन चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद आज का जो अगला टॉपिक है वो इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बढ़ते हैं अपने आज के अगले टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, आज का अगला टॉपिक है हमारा शायर और मुआशरा। नाज़रीन, शायर की बात करते हैं तो ये मुआशरे का एक असास आईना होता है, जो अपने एहसासात, अपने ख्यालात और अपने मुआशरात, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे ये उनको लफ्ज़ों में ढाल कर वो हमारे सामने ये चीज़ें रखते हैं कि आया सोसाइटी में, मुआशरे में क्या हो रहा है। और कौम के जज्बात की बात करें तो ये उनके जज्बात की तर्जुमानी भी करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अल्फाज के खालिक नहीं होते, बल्कि ये समाजी शऊर पैदा करने वाले भी एक, हम कह सकते हैं इनको रहनुमा भी कह सकते हैं कि और एक मुआशरे के एक अहम रुकन है, जो सोसाइटी का वो रुख जो नॉर्मली हो सकता है मैं आप हम ना देख पा रहे हों या ना समझ पा रहे हों, लेकिन ये जो शायर, मुसन्निफ, अदीब होते हैं, ये उस रुख को, उस जो एक मुआशरे की दूसरी शक्ल है, अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। और शायर अपने कलाम के ज़रिए नाज़रीन जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते हैं। नॉर्मली आप जो हमारे नौजवान हैं वो तो जो इश्क मशूकी वाली या जो मोहब्बत वाली शेर व शायरी है उसकी तरफ रहते हैं, लेकिन मोहब्बत अमन के अलावा जो मुआशरे में जो जुल्म, नाइंसाफ़ी हो रही होती है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी इन शायरों का, इन मुसन्निफ़ों का, इन अदीबों का जो है ये एक बहुत बड़ा इसमें अहम हम रोल देखते हैं। और इसी तरह मुआशरा जो है वो तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न होता है जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस शायर की और मुआशरे की जो है वो आपस में इनका जो कनेक्शन या किरदार या एक अहमियत है, उसको हमारा आज का जो तबका या जो नौजवान है वो किस तरह से समझ सकता है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ हैं जी। आप शायर, मुसन्निफ, अदीब हैं, वफ़ा चिश्ती साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वफ़ा साहब आपके वक्त का। वफ़ा साहब, बताइएगा कि शायरी को माशरती शऊर की अलामत क्यों कहा जाता है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आप पर सलामती अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। ऐसा है, शायर का मतलब ये है साहिब शऊर। जब मुआशरे बनते हैं तो कुछ तबकात इकट्ठे होते हैं, एक ज़मीन पर आकर आबाद होते हैं, तो उनमें जो साहिबान शऊर होते हैं वो फिर कुछ अक़दार वज़ा करते हैं, कुछ कायदे कवानीन वज़ा करते हैं उस कतई ज़मीन पर रहने के उमूमी अमन जो है जी, जो इंसानी हुकूक हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, मुआशरा प्रोटेक्टेड रहे। वो जो मुआशरा मतलब बहुत सारी कौमियतें मिलके जब एक जगह रहती हैं तो वो एक मुआशरा बनता है। तो उस हवाले से जो साहिबान शऊर होते हैं उनका ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत चूँकि कसीरुल मुतालिया होते हैं तो उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स को देख भी रखा होता है, उनके बारे में पढ़ भी रखा होता है।
तो जो अक़वाल ज़र्री के तौर पर उनके इल्म का हिस्सा बनता है, उसे फिर वो किसी तरीके से अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपने ज़ाती कौल और फ़ेल से वो मुआशरे में ये चीज़ें फैलाते हैं। उसका बिल्कुल पक्की बात है कि उसका इम्पैक्ट आता है। फिर जब से ये मीडिया आया है, मीडिया ने भी काफ़ी, आप देखें कि आपका जो ड्रामा है, चाहे स्ट्रेट ड्रामा हो, शुरू में तो ये स्ट्रेट ड्रामा था, ये इसने भी एक मैसेज दिया, मुआशरे में एक तब्दीली का अंसर कल्टिवेट किया स्टेज ड्रामे ने। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मीडिया आ गया और वो उस पर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट किया, नज़रियात को प्रोपेगेट किया गया। उसमें यह है कि मुआशरे को व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु के बारे में एक मुकम्मल तस्वीर जो है वो आ जाती। उसमें जो तहरीर और तकरीर का मामला होता है, किसी शायर का, किसी साहिब शऊर का, वो यकीनन अपनी जगह पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे करता है मुआशरे के सुधार में, मुआशरे के बैलेंसिंग एक्ट में। मुआशरे बैलेंस, अब देखें कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, उन्होंने ख्वाब देखा, बताया लोगों को, मुशायरों में जाते थे और लोग बाकायदा मुतासर, जब लोग सुनते थे कि अल्लामा अलैहिर्रहमा तशरीफ़ ला रहे हैं मुशायरे में, तो जम्मे गफ़ीर जमा हो जाता था। अल्लामा अलैहिर्रहमा ने एक बात कही, पेशुन गोई है फ़ारसी में, मर्दमे आयद के जंजीरे गुलामा बिशकनद, दीदाम अज रोज़ाने दीवारे जिंदा ने शुमा, कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो कैद खाना है उसमें जो रोशनदान सा बना हुआ है, वो उससे मैंने झांक के देखा है कि अल्लाह का एक ख़ास बंदा आ रहा है और वो आएगा और ग़ुलामों की जंजीरें तोड़ देगा। जंजीरें क्या हैं? वो जो आपने अपने खिलाफ कुछ चीज़ें ऐसी आपने अपने तख़य्युल, खुद साख्ता तख़य्युलात जो बना रखे हैं, वो आपकी जंजीरें हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो वो अल्लाह का बंदा जब आएगा, ये पेशीन गोई है इकबाल अलैहिर्रहमा की, तो वो इंशाअल्लाह पूरी होने जा रही है। सही, अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह का बंदा ज़रूर आए। अब उनकी शायरी की हम बात करें तो उसमें उन्होंने जो चूँकि इस पर हमने कल प्रोग्राम भी किया था, बिकॉज उनकी यौम पैदाइश भी अभी गुजरी है, तो उनकी शायरी पे, उनके फ़लसफ़े पे हमने बात की कि उन्होंने अपनी शायरी में खुद ही पे बड़ी बात की। फिर शाहीन पे उन्होंने बड़ा जो है वो फोकस किया, नौजवानों की तालीम को लेके, उनको उनके जज्बात या उनको एक जिंदा करने को लेके उन्होंने बड़ी इस पे जो है वो बात की। तो उनकी शायरी को समझने की हमें ज़रूरत है। गुजारिश ये है, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा से एक नौजवान आया और उसने बड़ा अजीब सवाल किया। उन्होंने कहा, अल्लामा ये फरमाइए, क्या रिसालत माब पर वाही आती होगी? हैरानी से देखा। उन्होंने कहा, भाई जब मुझ पर शेर नाजिल होते हैं मैं तो उनका एक अदना उम्मती हूँ। और ये बात ठीक है, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा पर बाकायदा शेर नाजिल होते थे और वो जो कैफियत वाहश, सरकार दो आलम पर जब वाहश की कैफियत होती थी तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी। इस कैफियत में वाहश आप पर नाजिल होती थी। अल्लामा इकबाल इतनी तेज रफ्तारी से मसारे बोलते थे, मिसरे बोलते थे, 3-3 मुंशी रखे हुए थे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने बड़ी मुश्किल से, एक मुंशी ने आधा मिसरा लिखा तो दूसरी मुंशी ने आधा मिसरा लिखा, किसी ने एक मिसरा लिखा। इस तरह आपका कलाम बंद होता था। सही। अच्छा वफा साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए, अगर हम अब जदीद दौर की बात करें तो जदीद दौर में जो शायरी का अंदाज या मकसद है वो वही है या आपको इसमें बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, चीज़ें वक्त और हालात के साथ पॉजिटिवली नेगेटिवली तब्दील होती रहती हैं। जाहिर है शेर पर भी जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो, चूँकि इंसान खुद क्रिएट करता है अपना माहौल, तो ये एक बड़ी फितरी बात है कि इंसानी तबीआत का जो रुझान होता है वो नेगेटिविटी की तरफ होता है। तो कुछ होते हैं ख़यालात, कुछ लोग होते हैं मुआशरे में साहिबान शऊर जो
बेमुहार ऊंटनियों को किसी ना किसी तरह वो कतार में शामिल रखते हैं। ओके। तो ये जो दानिश्वर लोग हैं अपने तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए, फेल के ज़रिए, तो वो बेमुहार ऊंटनियों को, ख्यालात को, बेमुहार ख्यालात हैं उनको कायदे और करीने में रखते हैं, कोशिश करते हैं और एक मिसालिया पेश करते हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप बैठे हुए थे तो एक चील आई, उसने फरियाद की, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये जो सामने आपका सहाबी बैठा है ये मेरा रोज़ाना घोंसला तोड़ देता है, दोपहर को दरख्त पे चढ़ता है, इसके घर में दरख्त है, मेरा घोंसला उस पर ये तोड़ देता है। तो आपने कहा तुम ऐसा करते हो? उन्होंने कहा यार नबी मैं ऐसा करता हूँ। उन्होंने कहा अब ना करना। कहा ठीक है जी। अगले दिन फिर वो चढ़ा दरख्त पर, उसका घोंसला तोड़ दिया, वो फिर आ गई चील। 3 दिन वो घोंसला तोड़ता रहा और चील आती रही, फरियाद करती रही। चौथे दिन अल्लाह के नबी ने जिन साहबी बैठे होना कहना का अब जाके तुम ड्यूटी पे बैठ जाओ दरख्त पर, कल अगर ये दरख्त पर इसका घोंसला तोड़ने के लिए चढ़े तो इसे ऊपर से दरख्त से नीचे फेंक देना। उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह के नबी। वो जिन जाके बैठ गया। अब वो दोपहर हुआ तो वो बंदा दरख्त पर चढ़ने लगा, तो इतने में बाहर से फकीर ने सदा लगाई कि ए अल्लाह के बंदे मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। तो बीवी से कहता है बीवी मेरे हिस्से का जो खाना है इस फकीर को दे दो। और वो चढ़ गया दरख्त पर और उसका घोंसला तोड़ ताड़ के वापस आ गया। और वो चील फिर आ गई 5वें दिन। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी इस बंदे ने मेरा घोंसला फिर तोड़ दिया है। आपने फरमाया कि वो जो जिन जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी हाजिर किया जाए। वो आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें जो मैंने कहा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं तैयार बैठा था, एंड टाइम पर इसके दरवाजे पर साइल आया, इसने बीवी से कहा कि मेरे हिस्से का जो खाना है इस फकीर को दे दो। तो अल्लाह ने उस सदक़े को इतना कबूल किया कि एक फरिश्ता आया, उसने मुझे काबू कर लिया, उसने मुझे हिलने नहीं दिया। तो ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था कि फॉर व्हाट द सदका स्टैंड्स फॉर। एग्जैक्टली। अच्छा चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो कुछ और अहम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। हमने शायर अदीब मुसन्नफ को देखा है कि उनके कलाम में सिन्फ़े नाजुक का बड़ा तज़किरा हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए सिन्फ़े नाजुक जो है, अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग। देखिए इसको कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा ने फातिमा बिनते अब्दिल्ला एक नज़्म लिखी है जो क़यामत की नज़्म है। 5, 7 साल 10 साल की बच्ची जंग के अपना जख्मियों को पानी पिलाती फिर रही है। आप देखें कि वो कितनी डेक्स्ट्रसली। और फिर डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने एक और नज़्म लिखी है सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा के हवाले से, फारसी की नज़्म है। मरियमज यक निस्बत ईसा अजीज अज सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, ये उसका मुखड़ा है कि मरियम हजरत ईसा की निस्बत से उनको एक मुकाम हासिल है, वेयरएज सैयदा कायनात 3 निस्बतों से अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ा, ये भी तो खातून ही का बिल्कुल। अच्छा इसी बात अपने को मद्देनजर रखते हुए हमारे नाज़रीन को पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि अहमद रियाज एक चक झुमरे के शायर थे, मौजे खून उनकी किताब का नाम है। उनका एक शेर है, वही कहा है जो महसूस कर लिया है रियाज, मेरी ब्याज में हूरों के वाक़यात नहीं। एक और शायर मैं बताता हूँ कि आज का शायर कितना जिम्मेदार है। शकील अख्तर मेरा हम असर एक शायर है, उसका एक शेर है, इतनी अकीदतें हैं कि अपनों के शहर में, इतनी अकीदतें हैं कि अपनों के शहर में मसलूब हो रहा हूँ अकेला दरख्त पर। ये जो अकेला दरख्त पर मसलूब होने का अमल है, ये वो सच कहने का अमल है जो आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वफा साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नाज़रीन, सच का अमल
और हम ये जो इन शायर अदीब मुसन्नफ़ों की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली ये मुआशरे का वो रुख हमारे सामने रखते हैं, वो सुख दुख या वो नाइंसाफ़ी जो मुआशरे में जुल्म ज़्यादती और इसको सामने रखते हैं, जो मोस्टली हम नहीं देख पा रही होते। तो आज के नौजवान को ये बावर करवाने की ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट इस पर बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सके कि हकीकी मायनों में शायरी जो है वो क्या होती है। ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत अहम है, इन डिटेल डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं जूडो पे हम बात करेंगे। ये एक दफ़ाई खेल आप इसको कह सकते हैं और इसके बुनियादी असूल समझना बड़ा ज़रूरी है ना। जब हम किसी भी खेल की बात करते हैं ना तो ये आपके लिए डिफरेंट चैलेंजेस लेकर आता है। ये इससे आप एंटरटेन हो सकते हैं, इससे ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। आपको सोचने समझने की आपकी जो सलाहियत है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हर मोड़ पे आपको एक नए चैलेंज का एक नया आपको एक टास्क मिलता है जिसको आपने पूरा करना होता है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि ये जब हम जूडो को देखते हैं तो हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि अच्छा ये लड़कों का खेल होगा, ज़्यादा लड़के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नहीं, आजकल हमारी लड़कियां जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है, मर्दों के शाना बशाना वो चल रही हैं। तो डेफिनेटली चलना भी चाहिए और इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल आ जाता है कि वो अपने बच्चियों को उसी तरह से अप्रिशिएट करें, उसी तरह से प्रमोट करें, उसी तरह से उन्हें ग्रूम करें जिस तरह से वो एक लड़के को करती हैं। तो जूडो पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी जूम पे जूडो चैंपियन हैं मलाइका नूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलाइका मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जूडो का शौक, ये खेल, ये आपने कैसे शुरू किया और कैसे इसमें आ गई आप? वालेकुम सलाम जी। स्टार्ट मैंने 2015 से ली थी जब मैं 6th क्लास में थी। मेरी मदर जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर थी, वो अभी प्रिंसिपल हैं। वो मतलब उनको खुद भी गेम्स का बहुत शौक था, तो वो लकी मरवत से टीम्स रीजन्स की टीम लेकर आती थी पेशावर में जब भी कोई कंपटीशन वगैरह होते थे। तो इस तरह मैं बहुत छोटी थी, मैं पहले उनके साथ ऐसी ही आती थी, तो मैं लड़कियों को देखती थी, तो इस तरह से मेरा शौक पैदा हुआ। फिर वो जब वो लोग मेडल्स लेती थी तो मुझे भी ये था कि मैंने भी इनकी तरह बनना है और मैंने भी आगे जाना है। ओह दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा तो अब मोस्टली एक तो आपने कहा कि आपको शौक पैदा हुआ। मोस्टली हम देखते हैं कि ख़वातीन या बच्चियों की हम बात करें तो वो अपनी फैमिली की वजह से, यानी कि उनके जैसे पेरेंट्स की बात करें तो उनको शौक होता है, वो कहते हैं कि नहीं बेटा आपने ये खेल ज्वाइन करना है। तो अगर हमें अपना हमारा शौक हो तब हम इस खेल में आए या फिर किसी के प्रेशर से भी हम इस खेल में आए तो कामयाब हो सकते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि अगर आपको खुद शौक नहीं होते तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आप जाके खेले, ये करे, उस तरह से आपने, अगर आपको खुद शौक पैदा होता है तो आप बगैर इवन के घर वालों की सपोर्ट जब आपके साथ हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपको खुद शौक पैदा होगा तो तभी आप आगे जा सकते हैं, जब आपको शौक नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, हम किसी भी फील्ड की बात करें जब तक आपको खुद शौक नहीं होता आप कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। तो मलाइका मुझे बताएं कि जूडो खेल के कुछ बुनियादी असूल भी होते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मतलब ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें मुक्के वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं थे क्योंकि ये असल में मार्शल आर्ट्स की एक टाइप है। तो मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो भी आता है, कराटे, तो इसमें किक्स और पंच होती हैं, इसमें किक और पंच नहीं है। ये थोड़ी रेसलिंग टाइप है, इसको आपको दूसरे बंदे को, अपोनेंट को पकड़ के गिराना होता है। तो बाकी इसमें जाहिर सी बात है पेनल्टीज भी होती हैं, अगर आप फाउल करते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टीज भी मिलती है। अगर आप अपोनेंट का फुल बैक लगा ले तो आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हाफ लग जाता है तो मतलब ये 4 मिनट की गेम होती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि आप जब रिंग में उतरते तो वो 4 मिनट भी 4 घंटे बन जाते हैं, लेकिन आपको उन्हीं 4 मिनट्स में अपने पॉइंट सिक्योर करने पड़ते हैं। और ये बहुत मतलब लोग कहते हैं कि टफ है, लेकिन आप जब इसके साथ यूज टू हो जाते हैं तो ये इतना टफ नहीं है। ओके, मैंने कहा ना नाज़रीन, जैसे मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये गेम है कि आप इसमें आपको हंसी भी आती है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगती है जिसमें आप खुद एंटरटेन भी हो रहे होते हैं लेकिन चैलेंजेस का सामना भी होता है। तो मलाइका मुझे बताइएगा कि अब तक आप कितने इवेंट्स कर चुकी है, कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? इंटरनेशनल ये अभी मेरा सेकंड टूर था जब मैं और जॉर्डन में गई थी। इससे पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया था। नेशनल लेवल पे मैंने बहुत सारे चैंपियनशिप्स के लिए हैं, रीजनल लेवल पे भी गोल्ड मेडल, इंटर पार्टनरशिप की भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। नेशनल गेम्स अभी जो रिसेंटली कराची में हो रही है उसकी अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा मैंने खेली है और इंटरनेशनल टूर सिर्फ मेरे 2 में। इससे पहले जो लास्ट ईयर मैं ताजिकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी, जो पाकिस्तान की मैं पहली जूनियर लड़की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और अभी ये एशियन ओपन जॉर्डन में हुई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल सिक्योर किया। जबरदस्त। तो मलाइका जो इंटरनेशनल आपके टूर थे उसमें
में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी जो वहाँ पे थी और फिर डेफिनेटली पूरी दुनिया की नज़र आप पे होती है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है बहुत चेंज हुई, क्योंकि नेशनल लेवल पे आपके अपनी लोग होते हैं, वहाँ पर आपको बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, फॉरेन प्लेयर्स आए हुए होते हैं, फॉरेन कोचेस आए हुए होते हैं, तो आप लोग उनको भी देखते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि अभी जो जुडो है उसकी टेक्निक्स जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अच्छा, लेकिन हमारे पास अच्छा ट्रेनिंग में क्या आपने डिफरेंस देखा वहाँ पे? ट्रेनिंग में बहुत, क्योंकि अभी जो हमारी पुरानी टेक्निक्स है वो काफी चेंज हो गई हैं, वो मॉडर्न हो गई हैं, तो उसमें मतलब अभी हमारे जो पुराने कोचेस वो हमें अभी वही पुराने तर्ज से सिखा रहे हैं, जबकि इवन के मैं कहती हूँ कि फॉरेन कोचेस की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में, कि मतलब इवन के पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है जुडो के लिहाज से भी, हर एक गेम के लिहाज से भी, तो अगर फॉरेन कोचेस आएंगे और हम उस तरह से ट्रेन करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह उससे और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जब आप इंटरनेशनल आप ट्रिप पे थी, टूर पे, जब आप इवेंट पे आपने पार्टिसिपेट किया, तो जज्बात एहसासात क्या थे? मोटिवेट किस चीज़ से हो रही थी और नर्वस थी? जाहिर सी बात है फाइट से पहले आप नर्वस होते हैं, और जब आपको पाकिस्तान कलर मिल जाता है तो ये हर एक प्लेयर जब स्टार्ट में आता है तो उसको यही ख्वाहिश होती है कि मुझे पाकिस्तान कलर मिले, और जब आपको पाकिस्तान कलर मिल जाते हैं फिर पाकिस्तान के आप मेडल लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है। मैं जब हम लोग बगैर कोच के गए हुए थे तो मेरे जो कोच थे, अच्छा कोच आपके साथ नहीं थे? नहीं जी, हमारे साथ कोच नहीं थे, हम लोग बगैर कोच के पूरी टीम गई हुई थी, 4 लड़के थे और मैं एक लड़की थी वाहिद उनमें से। तो मेरे कोच के सिर्फ एक यही था कि तुम सेमीफाइनल तक पहुंच गई हो तो तुम अगर सेमीफाइनल जीत जाती हो तो तुम गोल्ड और सिल्वर की रेस में आ जाओगी। अगर चलो ठीक है, आगे जाहिर सी बात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल में मैंने जॉर्डन की लड़की को हरा के फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, क्योंकि फाइनल में फिर मेरा सऊदी अरब के साथ मैच था, तो उसकी जो लड़की थी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, एक तो सीनियर बहुत ज्यादा थी और उनके पास अभी फॉरेन जो कोचेज है उनके पास बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। एट अ टाइम उनके पास 4-5 फॉरेन कोचेज है, जो कि जुडो जो है वो जापान की अपनी गेम है, तो एट अ टाइम उनके पास जापान की 4-5 कोचेज से उनको ट्रेन करवा रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छी फाइट की, पॉइंट्स चूंकि इस तरह से सिक्योर नहीं कर सकी तो इस वजह से वो गोल्ड हो गई थी और मैं सिल्वर। ऑलराइट। अच्छा मुझे बताइए कि हम जीतने का तो हम उसको तो बड़ा हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़े एक अलग उसके एहसास होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि हारने का जो एक एहसास है वो क्या होता है? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं ना कि गेम कोई भी है वो उसमें हार जीत तो होती है, जहाँ पे आप जीत को इतना सेलिब्रेट करते हैं वहीं पे आपको हार भी बहुत कुछ सिखाती है, तो इस गेम के अंदर हार क्या आप सिखाती है आपको? जाहिर सी बात है अपनी हाथ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं आप उसके ऊपर दोबारा से काम करना स्टार्ट करते हैं। इवन कि मेरा भी अभी ये रिसेंटली इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें एक तो मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने बहुत कम दिनों में ही 10 kgs लूज किया था, तो उसकी वजह से मेरी मतलब बहुत वीकनेस आ गई थी उसमें। मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी कि मतलब मैंने ट्रेनिंग तो अच्छी की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कभी कभार बस हो जाता है हार जीत, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने अपनी जो वीक पॉइंट्स थे फिर उसके ऊपर मैंने और भी ज्यादा काम किया कि नहीं ये चीज मेरे अंदर कमी है, मैंने इसके ऊपर काम करना है और मैंने फिर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एशियन लेवल पे और इससे पहले मेरा एक इंटर रीजनल 14 अगस्त का चैंपियनशिप हुआ था, फिर उसमें मैंने गोल्ड लिया और जब मैं बाहर गई एशियन ओपन पे और वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मलाइका, जो जूडो यूनियन ऑफ एशिया है इसमें कितने ममालिक शामिल होते हैं टोटल? इसमें एशिया की जितनी भी कंट्रीज थी, अभी एशिया में तो बहुत ज्यादा लेकिन तकरीबन 20 कंट्रीज जो थी उनमें से पार्टिसिपेट किए थे। इसमें से जो तो 3 थी जैसे इजिप्ट वगैरह, 1-2 और भी वो अफ्रीकन कंट्रीज भी जो थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट इसमें किया था, तो टोटल 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। ठीक है। अच्छा इसमें मुझे बताइएगा कि किन चैलेंजेस का आपको सामना होता है, बिकॉज जो आपके सामने आपके जो ऑपोजिट खड़ा है मुकाबले में वो भी डेफिनेटली अपने आप को मुकम्मल तैयार करके आता है, तो कौन सी ऐसी बात होती है जो आपको थ्रू आउट द गेम मोटिवेट रखती है या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है? सबसे पहले तो यही बात है कि जब हम लोग मतलब स्टार्ट में थोड़ा मतलब डिफेंसिव होके खेलते हैं कि मतलब अपोनेंट को हम लोग जज करें कि वो कैसे खेल रहा है, वो कैसे ग्रिपिंग पे आता है, तो उसके बाद से जैसी मतलब जाहिर सी बात है आप ज्यादा डिफेंस होके भी नहीं खेल सकते क्योंकि फिर आपको पेनल्टी मिल जाती है। तो जैसे हमें बस थोड़ी बहुत पहली ग्रिप में हमें समझ आ जाती है कि अपोनेंट कैसे खेला है, उसको मैंने कैसे अपने
ग्रिप में लेकर आना है। तो इस तरह से बस जो जल्दी इस चीज को पिक कर लेता है तो वही आगे से अल्हम्दुलिल्लाह फिर पॉइंट सिक्योर करके आगे फिर क्वालिफाई करता है। ओह दैट्स रियली ग्रेट। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। अभी आपने मलाइका से सुना, देखिए आप जब रिंग में उतरते हैं, जब कंपटीशन आता है तो प्रेशर भी आप पे बहुत ज़्यादा होता है, नो डाउट। हम किसी भी गेम की बात करें, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं, हमारा इतना सालों का एक्सपीरियंस है, बाज़ दफ़ा हम पे भी प्रेशर आ जाता है। तो ये प्रेशर का जो सिलसिला है ना, ये आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे देखने को मिलता है। बट आपने इस प्रेशर को कवर कैसे करना होता है, कंट्रोल कैसे करना होता है, खा वो हम खेल की बात करें या आपकी बाकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपने ये ठान लिया होता है तो हार जीत देखिए ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपने कुछ सीखना है, अगर ये आपके माइंड में है तो फिर आप ज़िंदगी के हर मैदान में, हर मोड़ में आप जीतते हैं। हार इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद मलाइका से उनके इस खेल के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी सेगमेंट, आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करें जूडो। नाज़रीन, आप ये सुनते होंगे, आपके माइंड में आता होगा कि अच्छा ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपने मार धाड़ करनी है। नाज़रीन, वो एक अलग चीज़ होती है। ये हम बात करें तो ये आप अपने आप का दिफा भी इसमें कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए भी आप इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। मलाइका हमारे साथ है जिनसे हम बात करते हैं। मलाइका, मुझे बताइएगा कि जूडो खेल की बात करते हैं तो इसको आपने जिस्मानी ताकत से आप इसमें जीत सकते हैं या कुछ इसकी टेक्निक्स भी होती हैं? जाहिर सी बात है, पावर की भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर अगर आप टेक्निकल हो तो टेक्निक से ज्यादा, पावर से ज्यादा टेक्निक मतलब काम आती है। क्योंकि अगर आप जितनी भी पावरफुल हो, आपके पास टेक्निक ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास टेक्निक से आप उसके बराबर मतलब पावर भी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके साथ सिर्फ पावर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ज्यादातर डिपेंडेंट ये अपने टेक्निक्स के ऊपर ही है। ओके अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग कंपटीशन तो उसका जो पॉइंट है वो ऑपोजिट जो है पार्टिसिपेंट उसको मिल जाए, इस तरह के कुछ मिस्टेक्स की ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप टेक्निक गलत लगा रहे हैं, मतलब आपकी पोजीशनिंग एंगल सही नहीं है, हाँ। तो आपका अपोनेंट जो है वो उसका फायदा उठाकर आपको काउंटर भी कर सकता है, जिसके ऊपर अच्छा। उसको फुल पॉइंट भी मिल सकता है। तो मतलब इसके ऊपर टेक्निक के ऊपर काउंटर अटैक्स भी होते हैं। ओके ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस खेल को पजीराई है, मकबूल है, इस खेल को अप्रिशिएट किया जाता है? स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा जो हमारे सीनियर प्लेयर्स है उनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, मतलब ग्रीन हिल जो है वो बहुत टॉप ब्रांड है, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया हुआ था। लेकिन चूंकि कुछ टाइम जब फेडरेशन के पीएसबी के साथ थोड़े बहुत क्लैशेस थे तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन किया है ये गेम। लेकिन अभी जो है फिर से दोबारा ये गेम ऊपर आ रही है। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पीएसबी जो है वो उसी तरह फुली स्पॉन्सर नहीं करता। फिर भी अभी ये जो इससे पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पे गई थी तो मेरे पेरेंट्स ने ही सारे एक्सपेंसेस पे किए थे। इस दफा जो था वो हाफ हमें फेडरेशन ने सपोर्ट किया था और पार्शली हमने खुद ही किया था। तो इस तरह से हम गए थे। अभी ये जो इस्लामिक गेम्स आ रही थी तो इसमें भी मतलब हमारी टीम को नहीं भेजा गया। अभी आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे चैंपियनशिप्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कि हमें भेजा जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे मलाइका बताइएगा, दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, हम देखते हैं कि जिस तरह ये जूडो खेल है या और दीगर हम खेल देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो जाते हैं इंटरनेशनली खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीत कर लाते हैं, तो उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। आप क्या रीज़न समझते हैं? सारी स्पॉन्सरशिप जो है वो हमारी क्रिकेट की तरफ ही क्यों जाती है, जबकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ ऐसा हमें कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता? तो ये बाकी खेलों को स्पॉन्सर क्यों नहीं किया जा रहा होता? यही बात है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को बहुत ज्यादा मतलब स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और हर एक चीज मतलब इवन की पीसीबी की तरफ से भी उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह मिलती है। बाकी गेम्स के इवन के अगर देखा जाए, बाकी क्रिकेट के लिहाज से बाकी गेम्स में बहुत ज्यादा मेडल्स भी आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जहाँ ये लोग इंडिया से हार रहे होते हैं वहीं पर बाकी गेमों में वो जीत रहे होते हैं, बाकी गेमों में वो जीत रहे। लेकिन इसका हम नहीं कह सकते कि इसकी क्या वजह है, लेकिन ज्यादातर अगर अपने अपने सूबों में भी देखा जाए तो फेवरेटिज्म भी बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पर अगर आपके ताल्लुकात होते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, इवन के डायरेक्टरेट से भी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी, जिधर से भी हो, अगर आपके ताल्लुकात होते हैं तो आपको मिल जाते हैं। इवन अगर आपके ताल्लुकात नहीं है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्लेयर्स के लिए कि मतलब अब जाहिर सी बात है वो गेम पे फोकस करे या दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने में फोकस करे। तो इस चीज की वजह से प्लेयर जो है वो फिर ज्यादा डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली ये हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि अगर खुदारा बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, हमारी जो बाकी गेम है
उन पे भी फोकस करें, खासकर जो स्पॉन्सर्स हैं वो उन पे भी तवज्जो दें कि वो गेम जिसमें आप देखते हैं ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जा रही है, यानी कि क्रिकेट की तरफ, वहाँ पे आपको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन दीगर गेमों में अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो आपके जो चैम्पियंस हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं, वो उनको हरा के मेडल लेकर आते हैं। तो खुदा उस पर भी आप फोकस किया करें। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स आपको थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने थ्रू इसी गेम को लेके चलना है, अपने करियर, आपने जो अपना करियर है वो इसी में बनाना है, या कुछ और भी आपके प्लान्स हैं आगे इन फ्यूचर? फिलहाल तो अभी यही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं और भी आगे जाऊँ। और पेरेंट्स मेरे जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है कि नहीं आपने नहीं करना, बस आप छोड़ दें, आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें। मैं साथ साथ अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रही हूँ और गेम को भी चला रही हूँ, तो ऐसा मुझे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन दैट्स रियली ग्रेट। तो जो लड़कियाँ इस खेल में आना चाहती हैं, जो बच्चियाँ जिनको शौक है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़कियां जो है ये तो लड़ने झगड़ने वाली गेम्स है, इनमें नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इवन कि इसी गेम में हम लोग लड़कों के साथ भी फाइट्स कर रहे होते हैं, लड़कों से भी हम लोग पॉइंट्स ले रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये लड़कों की ही गेम है, इसमें लड़कियां भी आ सकती है। और आजकल जो पाकिस्तान में हालात है कि आए दिन लड़कियां हैरास हो रही हैं, तो एटलीस्ट उनको इतना तो सीखना चाहिए कि वो अपने आप को इन चीज़ों से डिफेंड कर सके। तो मैं तो लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि वो आएँ और गेम खेलें। ज़रूरी नहीं है कि आप चले, अगर आप आगे भी चली जाती तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप इतने कुछ मूव सीख लें कि आप ऐसे हालात में अपने आप को डिफेंड कर सकें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मलाइका, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, डेफिनेटली अगर हम बच्चियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो हर मैदान, ज़िंदगी के हर मैदान में वो अपने आप को साबित कर सकती हैं। क्योंकि हम ख़वातीन की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो वो ज़्यादा लगन के साथ काम करती हैं, ज़्यादा पैशनेट वो होती हैं। तो मैं ये ज़रूर, जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो स्पॉन्सर सुन रहे हैं, खुदारा वो ख़वातीन की तरफ भी उतना ही फोकस करें जितना कि बाकी आप मर्दों पे फोकस करते हैं, या क्रिकेट को आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। ये मर्द औरत दोनों इस माशरे का अहम पिलर हैं, अहम हिस्सा हैं। और अगर स्पोर्ट्स की आप बात करते हैं तो आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप देखिए, हमारी जो ख़वातीन हैं या बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनली भी। तो उन सब पे भी फोकस करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम यही पैगाम भेज दें, तो आप खुदारा ज़रा फोकस्ड हो जाएं कि आप और एक सही डिसीजन की तरफ जाएं कि आपने किन प्लेयर्स को या किन स्पोर्ट्स को ज़्यादा आपने स्पॉन्सर करना है, ज़्यादा आपने अप्रिशिएट करना है। तो इसी पैगाम के साथ आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।